एंड डिसीजेस के अंदर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं हेल्थ क्या होता है ना। तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग, मतलब यह है कि हम बाहरी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, खुश महसूस करें, तो ये क्या होती है? हेल्थ। ठीक है। तो जब हेल्थ के अंदर हमने पढ़ा, आप हेल्थ के बाद आते हैं डिसीजेस। ठीक है। हेल्थ तो आप समझ रहे हो कि भाई हेल्थ क्या होती है, नॉर्मल हम अच्छा महसूस करें, अच्छा फील करें, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहे। ठीक है। तो ये हम हेल्थी पर्सन की निशानी हो जाती है। पर डिसीजेस पर्सन क्या होते हैं, डिसीज क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जनरली जो डिसीज होती है दोस्तों, डिसीज दो टाइप की होती है, हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। पहला होता है कम्युनिकेबल डिसीज, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है। पहली होती है कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। हिंदी में बोलते हैं संक्रामक और असंक्रामक। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है, कम्युनिकेबल बीमारियां होती है, अब ये कम्युनिकेबल डिसीज कैसे फैलती है, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है, तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है कम्युनिकेबल, मतलब कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बात करना। ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना एक दूसरे से कम्युनिकेट की मतलब बात करें। तो भाई ऐसी डिसीजेज जो किसी के संपर्क में आने से, बात करने से, हाथ मिलाने से, बोलने से फैल रही है, तो उसे बोल देंगे हम लोग क्या? कम्युनिकेबल डिसीजेज, संक्रामक बीमारियां। ठीक है। ऐसे कैसे पहले संक्रामक बीमारी। अब आप सोचो कि यार ऐसी कौन कौन सी डिसीजेज होगी, कौन कौन सी बीमारियां होंगी जो बात करने से, हाथ मिलाने से, कम्युनिकेट करने से फैलती है। ठीक है। तो आप सोचोगे तो भाई सर्दी। ठीक है। बिल्कुल। तो किससे होती है? राइनो वायरस से, है ना। वायरस के नाम आपको याद रखना है। ये भी कम्युनिकेबल डिसीज है। टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये भी कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है। निमोनिया किससे होता है? हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, ये भी कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है। मतलब ऐसी डिसीज जो संपर्क में आने से या वाटर ड्रॉपलेट से या किसी भी दूसरे माध्यम से एक दूसरे से फैलती है, तो उसे बोलेंगे हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो बात करने से, हाथ में आने से, किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलती है, तो उन्हें बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंसर। कैंसर किसी से बात करने से, हाथ मिलाने से, उसके पास बैठने से नहीं फैलता। ये तो हमारी एक सेल की एक एक्स्ट्रा नॉर्मल हमारी बॉडी की सभी सेल ग्रोथ करती रहती है। ठीक है। पर कभी कभी होता है सेल के अंदर ऐसा पैटर्न आ जाता है कि जो उसकी नेचुरल ग्रोथ से अलग हट के वो ग्रोथ कर रही है, तो उसे बोलते हैं कैंसरस सेल। ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कैंसरस सेल। अब कैंसरस सेल के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगी भैया? और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भैया किसी का बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, मसल्स पेन है, अब या फिर एड्स है, ये सभी क्या है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है बेटा। अब ये दो टाइप की कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अब उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर कुछ इम्यून सिस्टम होता है, तो ये डिसीज से लड़ता है, फाइट करता है, उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। हमें एड्स और कैंसर के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है। तो इन डिसीज से आपके काफी एग्जाम्स में क्वेश्चंस कवर होते हैं, इसलिए आसानी से बहुत इजीली तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना कुछ कुछ खास खास डिसीज जो एनसीईआरटी में आपको नाम दिए हैं उनको ही हमें पढ़ना होगा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है। जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है। अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर हेल्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। ठीक है। एक ह्यूमन हेल्थी इंडिविजुअल कौन कौन सी चीज अफेक्ट करती है? पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ऐसा कोई डिसऑर्डर जो मदर फादर से बेबी के अंदर या बच्चों के अंदर ट्रांसफर हुआ है, या मदर फादर के जीन के अंदर कोई चेंज आया, क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आया, और उस चेंज के कारण जो आने वाली प्रोजेनी है उसके अंदर कोई चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसको बोल देंगे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसमें दो टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक दूसरा कौन सा था? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो हमने पढ़े हैं, ये सभी को एक के एग्जाम्पल है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। हीमोफीलिया, ये सभी जो एग्जाम्पल है सब क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है देखो एक इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन किसी भी एजेंट के थ्रू हो सकता है बॉडी के अंदर।
अगला है लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका फूड कैसा है, वाटर कैसा है, आप कैसा फूड ले रहे हो, कैसा। अब मान लो आपको भूख 12 बजे लगती है, आप 4 बजे खाना खा रहे हो, ठीक है, और आपका फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अब इन दोनों कारण से क्या होगा, इन दोनों कारण से आपकी बॉडी के अंदर इन फूड की, इन मटेरियल की डेफिशिएंसी आएगी और डिसऑर्डर क्रिएट होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है और एक कोई नई बीमारी को जन्म दे देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, कारक है, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हेल्थ के अंदर डिसीज कॉज करते हैं, बीमारी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है, मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ध्यान सुनिएगा, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन सभी पर्टिकुलर एक निश्चित संख्या में, निश्चित मात्रा में होंगे, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। और इस बैलेंस डाइट को बोलते हैं न्यूट्रिशनल फूड, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनल फूड, मतलब जिससे व्यक्ति का न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहेंस हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा बैलेंस डाइट क्या कहलाती है। अब जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, दो टाइप की डिसीज होती है, एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। एनसीईआरटी में इसे बोला गया है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल, संक्रामक, और इन नॉन इन्फेक्शियस मतलब असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। अब उसे कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। अब जो भी डिसीज कॉज करने वाला एजेंट होता है, आपने हमेशा सुना होगा कोई डिसीज बैक्टीरिया से हो रही है, कोई वायरस से हो रही है, फंगस से हो रही है, कुछ माइक्रोब से हो रही है, ठीक है, कुछ जीवाणु, विषाणु, माइक्रोब, फंगस, इन सबसे जो डिसीजेस होती है ना, तो इन सबको अब हर एक डिसीज के कारण आप ये नहीं बोले भाई ये बैक्टीरिया से हो रहा है, माइक्रोब से हो रहा है, आप उनको एक पर्टिकुलर एक नाम देते हो, उस नाम का नाम होता है पैथोजेंस। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो ये पैथोजन क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, बीमारी क्रिएट करते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, बीमारी क्रिएट करते हैं। ये पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, जैसे ये, एक मिनट ना, अब ठीक है ना। पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ, हेलमिन, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब इन पैथोजेंस के बारे में बेटा आप लोग, हमको सभी कुछ कुछ खास खास पॉइंट पढ़नी है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इन पैथोजेंस के अंदर जो सबसे मेन पैथोजन है, जो डिसीज है, उसके बारे में बात करेंगे, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया है, वायरस है। बताओ आप लोग टाइफाइड का क्या होगा ये, बताओ, बैक्टीरिया। क्या होता है ये, बैक्टीरिया। टाइफाइड का एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं भाई, टाइफाइड का जो सबसे पहले तो हाई फीवर होता है, इसमें 39 से 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। वीकनेस, कमजोरी आती है, स्टोमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस एपिटाइट होती है। मतलब सिंपल सा है कि आपको पेट दर्द करेगा, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, हेडेक होगा, और हाई बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल सर्दी बुखारी कंडीशन में होता है। पर ये थोड़ा सीवियर कंडीशन हो जाता है, इसको सही होने में टाइम लगता है। यदि प्रॉपर आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो तो आपको एक डिसीज देखने को मिल सकती है काफी लंबे टाइम तक, और व्यक्ति के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है वो,
ठीक है। तो ये टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नाम की पैथोजन से, जिसका जो डिसीज कॉज करता है, और इसके सिम्टम्स आपको सबको पता होने चाहिए क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है बेटा। अब टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट के बारे में कई एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको कि जो टाइफाइड का टेस्ट होता है इस टेस्ट को बोलते हैं विडाल टेस्ट। क्या बोले जाता है बेटा? विडाल टेस्ट। टाइफाइड के टेस्ट को बोला जाता है विडाल टेस्ट। ठीक है। इस विडाल टेस्ट के थ्रू व्यक्ति के अंदर पता लगाया जाता है कि इसके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। अब ये यहाँ पर एक एनसीईआरटी के अंदर एक चीज दी होती है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक याद रखिएगा, टाइफाइड मेरी। टाइफाइड मेरी करके एक टर्म्स था। ये क्या था सर? यदि मान लो किसी भी एग्जाम पूछ ले व्हाट इज टाइफाइड मेरी, टाइफाइड मेरी क्या होता है? एक लेडी थी जो एक कुक थी जिसका नाम था मैरी मेलन। ठीक है, जिसका नाम था मैरी मेलन, जो एक कुक थी, तो इन्हें टाइफाइड था। तो ये टाइफाइड होने के बाद भी वहां कुकिंग का काम करती है। तो ये हुआ एक टाइम पर कि इनसे जो जिन जिन लोगों जो जो लोग इनके यहाँ खाना खाने आए उन सबको टाइफाइड हो गए, उन सबको टाइफाइड हो गए। तो बाद में इन्हें पकड़ के अलग करा गया, फिर पता लगाया कि भाई इनको कौन क्या है कि इसकी वजह से दूसरों को टाइफाइड हो रहा है। तो फिर पता लगा भाई ये तो एक कम्युनिकेबल डिसीज जैसा कम्युनिकेट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है। तो टाइफाइड मेरी एक लेडी थी जो एक कुक थी जिसके थ्रू टाइफाइड स्प्रेड हुआ था, टाइफाइड का बैक्टीरिया। अब उसके बाद अगला है जो बैक्टीरिया, अगले बैक्टीरिया का नाम है, अगले डिसीज का नाम है निमोनिया। अगले डिसीज का नाम है निमोनिया। अब निमोनिया बेटा दो बैक्टीरिया वायरस से होता है। क्या है निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम? हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है हालांकि वो, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है, स्टेप्टोकोकस निमोनी, सॉरी दोनों दिया है ना, हीमोफिला स्टेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा। ये दोनों टाइप के डिसीज कॉजिंग एजेंट पैथोजेंस होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना निमोनिया किससे होता है? इन दोनों से होता है। ठीक है, किससे? स्टेप्टोकोकस निमोनिया। अब आपको एग्जाम में समझ नहीं आ रहा है कि निमोनिया को आपको पता है कि भाई बैक्टीरिया से तो हो रहा है, कि पता है स्टेप्टोकोकस निमोनिया से हो रहा है, पर ये बैक्टीरिया है वायरस। तो बेटा सिंपल सा आप ध्यान रखना है, कोकस नाम को आप देखोगे तो कोकस किसे बोलते हैं? जो बैक्टीरिया गोल होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, उन्हें बोलते हैं कोकस, और जो स्पाइरल शेप के होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल को स्पाइरल बोलते हैं, और जो इस टाइप के शेप के होते हैं वेसल्स के आकार चम्मच, तो इसको बोलते हैं वेसिलस। ठीक है, इस टाइप से कुछ अलग अलग नाम के बैक्टीरिया होते हैं, इससे आप पहचान सकते हो कि बैक्टीरियल डिसीज है या वायरल डिसीज है। तो क्या है बैक्टीरिया? स्टेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, जो ये डिसीज कॉज करते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा? निमोनिया में लंग्स या एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या होता है? रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा? जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो उसे बॉडी के अंदर वीकनेस होगी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसके कारण वो काफी वीकनेस फील करेगा, काफी कमजोर महसूस करेगा। ठीक है। उसके बाद होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड आप सबको कभी ना कभी हुआ होगा। ठीक है, कभी ना कभी सबको होता है। अब कॉमन कोल्ड किससे होता है बेटा? तो एक वायरस का नाम आप रखना, इसको बोलते हैं राइनो वायरस। अब कॉमन कोल्ड में खांसना, छींकना, बोलना, ये सभी क्या कॉमन कोल्ड के सिम्टम होते हैं। और यदि किसी आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वहां से पूरी क्लास में या फिर आप जहां बैठे हो सब लोगों को लगभग सर्दी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज किससे हो रही है? राइनो वायरस। किससे होती है कॉमन कोल्ड? राइनोवायरस। कॉमन कोल्ड के सिम्टम हम सब जानते हैं, बचपन से आज तक आप सभी को कभी न कभी सर्दी तो हुई होगी, तो वही क्या है? कॉमन कोल्ड। जो लगभग 3 से 7 दिन के अंदर अपने आप ही सही हो जाता है यदि इसका इलाज नहीं करवाए तो। पर आजकल क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक होती जा रही है कि ये काफी लंबे टाइम तक चलता है ना। पहले जनरली ये था कि ये 3 से 7 दिन के अंदर अल्टीमेटली किसी पर्सन में है कॉमन कोल्ड खत्म हो जाएगा, जो किससे हो रहा था? राइनो वायरस है। पर आजकल इसकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण डिसीज इतनी जल्दी क्योर नहीं हो पा रही है। ठीक है। अब अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में बात करेंगे, मलेरिया। दोस्तों मलेरिया की बात करें, मलेरिया एक बहुत ही
ऐसी डिसीज है जो काफी अलग अलग टाइप के प्रोटोजोअन से होती है। अब ध्यान रखिएगा, आपने हमेशा सुना होगा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, सही है वो, ठीक है। बट ये डिसीज मलेरिया बीमारी होती है एक प्रोटोजोआ से, ठीक है। किससे होती है? एक प्रोटोजोआ से। अब ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो बेटा आप ध्यान सुनिएगा। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, जो आप आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 5 जगह वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, पादप और जंतु, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो आते हैं वो प्रोटोजोअन्स आते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं, बीमारी क्रिएट करते हैं। तो मलेरिया नाम की जो डिसीज होती है वो भी एक प्रोटोजोआ से होती है। इस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, या फिर प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, ठीक है। अब बोलेंगे सर फिर हमने तो बचपन सुनते आए कि मलेरिया तो मच्छर से होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों मच्छर के काटने से मलेरिया ऐसे होता है कि जो भी गंदे पानी की जगहें होती है, जहाँ भी कोई गंदा पानी होगा, इन्फेक्टेड सोर्स होगा, या फिर डीके ऑर्गेनिज्म होगा, वहां पर ये जो प्रोटोजोआ होता है, कौन सा, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, वो वहां पर घूमते रहता है। और जब भी कोई मच्छर वहां पर गया, मॉस्किटो वहां पर गया, उसको वहां पे जाने के बाद वहां पे बैठा, तो उसके बॉडी के अंदर, उसको वहां पर कुछ चेक कर रहा है, पानी पी रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर उस पानी के थ्रू वो पैरासाइट आ जाएगा, किसके अंदर, मॉस्किटो मच्छर के अंदर। अब एक और चीज आती है मच्छर के अंदर, सर ये मेल मच्छर या फीमेल मच्छर, हम तो फीमेल मच्छर पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मच्छर होते हैं, फीमेल फीमेल मच्छर को अपने लार्वा, अपने एग को प्रोड्यूस करने के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल या गर्म रक्त वाले जीवों के रक्त की जरूरत पड़ती है। अब गर्म रक्त वाले जीवों की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गर्म रक्त वाले जीव कैसे आएंगे, गर्म रक्त वाले जीवों की जरूरत पड़ती है, तो गर्म रक्त वाले जीव ये करेंगे। अब कौन कौन होते हैं गर्म रक्त वाले जीव भैया, हम लोग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और जो प्राइमेट, मेन मंकी और एप्स, ये सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जिसके अंदर ओस्टर साइकिल चलती है, ठीक है, काउ, डंकी, मंकी, डॉग, इन सब के अंदर भी ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो मच्छर, फीमेल मॉस्किटो जाएगी, इन सब का खून चूसेगी और फिर अपने एग को प्रोड्यूस करेगी। अब आप बोले सर मेल मच्छर क्यों नहीं चूसता, ठीक है, देखो मेल मच्छर को ब्लड की जरूरत नहीं होती, उसको कौन से अंडे देना है, और दूसरा उसका माउथ पार्ट इस डम्बल टाइप का होता है, डम्बल टाइप का होने के कारण वो ब्लड सक कर ही नहीं सकता। यदि मान लो बॉडी के अंदर जाएगा ब्लड सक करने, है तो उसका मुंह टूट जाए, ठीक है, और उसको जरूरत भी नहीं होती है। तो क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो सिंपल सा यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी मलेरिया को स्प्रेड करने में। तो हम देखते हैं फीमेल मॉस्किटो गंदे पानी पर बैठी, गंदे पानी पर बैठने के बाद उसने वहां से मलेरिया का लार्वा खींचा, मलेरिया का सॉरी प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को लिया सलाइवा के अंदर। अब वो अल्टीमेटली खुद से चले गया, मच्छर का मन नहीं था उसको लेने का, पर गंदे पानी की वजह से वो पैरासाइट खुद ही अपने फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में चले गए, ठीक है। अब बॉडी में जाने के बाद इसको हम थोड़ा स्टॉप करते हैं। बॉडी में जैसे गया, बॉडी में जैसे जाने के बाद वो जो मलेरिया का पैरासाइट था, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, वो पूरे फीमेल एनाफिलिस की बॉडी के अंदर फैला। अब मैंने एनाफिलिस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि जो मलेरिया स्प्रेड होता है, मलेरिया फैलाया जाता है, वो फैलाया जाता है एनाफिलिस मच्छर से, ठीक है। किससे फैलता है, एनाफिलिस मच्छर से, फीमेल एनाफिलिस बोलते हैं जिसको, ठीक है। जब फीमेल एनाफिलिस से जो मलेरिया होता है, मलेरिया स्प्रेड होता है, फैलता है, तो ये जो मलेरिया होता है, अब ये मलेरिया के पैरासाइट इसकी बॉडी में घूम रहा है। अब ये फीमेल एनाफिलिस किसी पर्सन के पास गई, वहां पर जाने के बाद उन्होंने इसको सक किया, ब्लड जैसे सक करती है, मान लो मेरे पास आई, मेरे पास फीमेल एनाफिलिस ब्लड सक करना चालू करा, ब्लड सक करना चालू करा, तो पहले हमारे ब्लड के अंदर एक क्वालिटी होती है कि हमारा ब्लड यदि हमारी बॉडी के अंदर से बाहर आता है तो वो क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, ठीक, क्या कर जाता है, क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। तो यदि मान लो मलेरिया के पैरासाइट ने ब्लड सक करना चालू करा और उसके जो माउथ पार्ट में ये जम गया ब्लड, तो उसका माउथ पार्ट टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले मच्छर जो होता है अपनी लार हमारी बॉडी के अंदर डालता है, उस लार के अंदर होता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट, जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। और जैसे ही मच्छर ने अपनी लार हमारी बॉडी के अंदर डाली, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही लार गई, तो लार के साथ कौन सा पैरासाइट चल गया, मलेरिया का पैरासाइट भी बॉडी के अंदर चले गया, ठीक है। मलेरिया का पैरासाइट जैसे बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाना, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि जैसे ही ये मलेरिया का पैरासाइट मच्छर ने इस पर्सन के अंदर ब्लड शक करना चालू करा, तो उसकी बॉडी से क्या चले गए, कुछ
सलाइवा के साथ कुछ पैरासाइट, ये पैरासाइट है मलेरिया के, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, बॉडी के अंदर चले गए। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ये जो पैरासाइट है पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। जब ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगे, घूमेंगे, तो घूमते घूमते कहाँ चल गए, लीवर के अंदर। कहाँ चल गए, लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर जैसे ही पैरासाइट गए तो इसको पैरासाइट का नाम चेंज हो जाता है, इसको बोल देते बेटा हम लोग क्या, स्पोरोजोइट्स। इन पैरासाइट्स को बोल देंगे स्पोर। अब बोले सर लीवर के अंदर से चले गए, लीवर के अंदर ऐसे गए कि हमारे बॉडी का जो भी ब्लड होता है तो पूरा ब्लड क्या होता है, हर जगह फिल्टर होने के बाद लीवर के अंदर भी प्रवेश करता है, लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर जैसे गया स्पोरोजोइट, तो लीवर के अंदर जाके इनने एक प्रोसेस करी, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइजोगोनी। जैसे ही साइजोगोनी प्रोसेस हुई, साइजोगोनी प्रोसेस होने के बाद ये जो जैसे साइजोगोनी की प्रोसेस हुई, साइजोगोनी प्रोसेस होने के बाद ये मान लो 2-3 पैरासाइट थे, ये जो पूरे पैरासाइट हमारे आरबीसी के अंदर घुस गए। आरबीसी के अंदर घुस के बाद उसके अंदर रिप्रोडक्शन करा, रिप्रोडक्शन करने के बाद अपने नंबर बढ़ा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारी बॉडी के आरबीसी के अंदर जाते हैं और अपने नंबर बढ़ाते हैं। जैसे ये स्पोरोजॉइट हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, लीवर के अंदर प्रवेश करते हैं, आरबीसी के अंदर प्रवेश करते हैं, बॉडी में बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आता है, बहुत तेज ठंड लगती है। आपने देखा होगा जिस पर्सन को मलेरिया होता है उसके अंदर सिम्टम देखने को मिला है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 12 घंटे तक ये साइकिल चलते रहती है, अब 12 घंटे के बाद उसको बहुत तेज गर्मी लगेगी और बहुत तेज गर्मी लगने के बाद बहुत तेज बुखार आएगा। अब हर 12 घंटे में एक बार गर्मी एक बार ठंड, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जैसे पहले स्पोरोजोइट आरबीसी के अंदर गया, आरबीसी के अंदर जाने के बाद उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद अब जैसे ये पैरासाइट होते हैं, अब देखोगे यहाँ पे इस आरबीसी को फोड़ के बॉडी से बाहर निकल रहा है। जैसे आरबीसी को फोड़ के बॉडी से बाहर निकल, पहले एक आया था, ये एक से इतने बन गए, अब इससे इतने बन गए, अब इतने पैरासाइट बन गए, ये आरबीसी से बाहर निकल रहे हैं और आरबीसी से बाहर निकलने के बाद ये 12 घंटे बाद कंडीशन है जब बहुत गर्मी होती है और फिर हाई फीवर आता है। ठीक है, अब जैसे ये बॉडी से बाहर निकले फिर ये नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, ऐसे ये साइकिल चलते रहता है, पूरी बॉडी के अंदर मलेरिया फैलते रहता है, फैलते रहता है, फैलते रहता है। यहाँ आप देख रहे हो ये ऐसे ही चलते रहता है और चलने के बाद क्या होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है आरबीसी के सेल के अंदर, और सेल के अंदर करने के बाद वो दो चीज बनाता है, एक फीमेल गैमेट बनाता है और एक मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, काय के अंदर बन रहा है, ये सब आरबीसी के अंदर हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, देखते ना जिनमें मलेरिया होता है उनके अंदर आरबीसी ब्लड की कमी हो जाती है काफी पर्सन के अंदर, तो ये वही कंडीशन है। अब जैसे कि सेक्सुअल, अब मेल गैमेट बन गए, गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये कब किसके थ्रू बने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब क्या होगा बेटा, अब ये जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बने, अब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो होते हैं, ये यहाँ पर देखो फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी, अब फिर से जिस व्यक्ति को मलेरिया उस व्यक्ति के पास गई, उसको काटा, तो उसको काटा तो उसके ब्लड के अंदर कौन घूम रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उसके ब्लड के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उसने काटा तो फीमेल एनाफिलिस की सलाइवा में ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या कर जाते हैं, एंट्री करते हैं। जैसे सलाइवा में एंट्री करी तो सलाइवा में जाने के बाद, फीमेल मॉस्किटो की सलाइवा में जाने के बाद इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर, मतलब फीमेल मॉस्किटो के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये बहुत सारे स्पोरोजॉइट बनाते हैं और फिर ये मच्छर की सलाइवा से किसी दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होते जाते ऐसे मलेरिया पूरी बॉडी में फैलते रहता है, फैलते रहता है, फैलते रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा किसी पर्सन मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, ये एक मलेरिया की साइकिल होती है। मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि भाई जो मलेरिया होता है फीमेल मॉस्किटो से होता है। फीमेल मॉस्किटो जब किसी पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को शक करती है किसी गंदे पानी या गंदी जगह से, उसके बाद वो किसी उसको गर्म रखती है, मतलब वार्म ब्लड की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो नॉर्मल व्यक्ति को शक करती है। शक करते टाइम
पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को वो बॉडी के अंदर डाल देती है। बॉडी के अंदर डालने के बाद ये पैरासाइट बॉडी के अंदर घूमते रहता है। घूमने के बाद ये कहाँ जाता है? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं साइजोगोनी। तो जब ये लीवर के अंदर चले जाता है तो उसको बोलते हैं स्पोरोजाइट। और स्पोरोजाइट आगे जाके अपने आप को डिवाइड करता है, हमारी आरबीसी के अंदर एंट्री करता है, और जैसे जैसे आरबीसी के अंदर एंट्री करते जाता है अपने नंबर बढ़ाता जाता है।